नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में घिरी मोदी सरकार की। सर, द ट्रूथ इज द मैजिशियन हैज बीन कॉट। ईरान को लेकर ट्रंप के दावों की खुली पोल की। देखेंगे ममता ने बंगाल में बीजेपी की साजिश का कैसे किया भंडाफोड़, कैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी की उड़ा दी नींद। जानेंगे सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई सुनवाई, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में टली सुनवाई। यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली में मिला नया ठिकाना। 9 सुनहरी बाग स्थित टाइप 8 बंगला हुआ आवंटित। नितिन नवीन के बनेंगे पड़ोसी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार। पवन खेड़ा ने पूछा सवाल, कहा मैं कोई आतंकवादी हूं क्या। नोएडा में पीड़ित श्रमिकों से मिलने जा रहे सपा डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। अखिलेश यादव के निर्देश पर जा रहे थे नेता। समाजवादी पार्टी ने पुलिसिया कार्रवाई को बताया घोर निंदनीय। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 504 अंकों की तेजी के साथ 78,493 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 156 अंकों के उछाल के साथ 24,353 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में लोकसभा और विधानसभा सीटों के सीमांकन के साथ ही महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर जबरदस्त बवाल मचा रहा। 2 दिन की बहस के बाद सरकार ने अपनी हार तय देख वोटिंग टालने की कोशिश भी की। विपक्ष को दिन भर मनाया गया, लेकिन विपक्ष ने भी साफ कह दिया कि बीजेपी को मनमानी नहीं करने देंगे। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार की जल्दबाजी उन पर ही भारी पड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद में भारी बवाल मचा हुआ है। मोदी सरकार के पास नंबर नहीं है, फिर भी वो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल ले आई। साथ ही लोकसभा और विधानसभा सीटों के सीमांकन से जुड़े संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव को भी पेश कर दिया। मोदी सरकार इसका क्रेडिट लेने की तैयारी में भी जुट गई, लेकिन जब वोटिंग का समय दिखाई दिया तब सरकार में बिल पास कराने की चिंता दिखाई दी, क्योंकि बिल पास कराने का नंबर सरकार के पास नहीं था। राहुल गांधी ने लोकसभा में साफ ऐलान कर दिया कि हम सरकार को हराएंगे। ये महिला आरक्षण बिल महिलाओं को कमजोर बनाएगा। ये शर्मनाक कानून है। पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे। ये सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा, जादूगर पकड़ा गया है। बालाकोट, नोटबंदी और सिंदूर के जादूगर को हमने पकड़ लिया है। राहुल के बयान और संसद में अपनी हार तय देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। विपक्ष के सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की मांग कर दी। आमतौर पर यह बयान एक कमजोर सरकार की तरफ से दिया जाता है, जब उसे हार सामने दिखाई दे रही हो। सरकार की तरफ से अंतिम समय तक वोटिंग टालने की कोशिश भी की गई। दिन भर विपक्ष के नेताओं के साथ सरकार के मंत्री अलग अलग चर्चा करते दिखाई दिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अखिलेश यादव से बंद कमरे में चर्चा की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मिले, लेकिन विपक्ष के तेवर नरम नहीं पड़े। संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए सदन में मौजूद सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, और जब सदन पटल पर बिल रखा गया उसी वक्त सरकार को समझ में आ गया था कि बिल पास कराने की राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल के विरोध में अगर 182 वोट पड़ जाते हैं तब ये तीनों ही बिल गिर जाएंगे। और जब 16 अप्रैल को सरकार की तरफ से सीमांकन और महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल पेश किए गए थे, उस वक्त ही 187 विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया था। यानी सरकार की हार 16 अप्रैल को ही तय हो चुकी थी। वहीं सरकार अपनी जल्दबाजी को लेकर भी घिर गई है, क्योंकि जो कानून लागू ही नहीं हुआ था उसके संशोधन का प्रस्ताव सदन में आ गया, और यही कारण था कि 16 अप्रैल की रात को महिला आरक्षण कानून को लागू कर दिया गया, जिसे संसद ने 2023 में पास किया था। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि कानून अब कागज पर पूरी तरह लागू हो गया है, लेकिन जमीन पर इसका असर अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ा गया है। इस पर संसद में विपक्ष ने आपत्ति भी जताई। सरकार से सवाल किया, जो कानून लागू ही नहीं हुआ उस पर संशोधन को लेकर चर्चा क्यों कराई गई। यानी मोदी सरकार अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई। संसद में काफी हंगामा देखा गया तो पश्चिमी एशिया में भी तनाव बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान जंग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर भी लौटेंगे, इसे लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान से वॉशिंगटन जाने की बजाय इस्लामाबाद लौट गया है। वहीं ईरान ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह ईरान के साथ टकराव को खत्म करना चाहते हैं।
उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी ईरान दोबारा बातचीत के लिए तैयार हो जाए, जिसके बाद वो अपनी जीत का ऐलान कर दे, पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की घोषणा कर दे। उनके बयानों को देखकर तो यही कहा जा रहा है। जिस तरह एक बार फिर उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का अगला दौर इसी वीकेंड हो सकता है। तेहरान अब पहले से ज्यादा लचीला है, वे हमें न्यूक्लियर डस्ट वापस देने पर राजी हो गए हैं। इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि हम कोई समझौता कर लेंगे। अगर इस्लामाबाद में समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। अब ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उनका ये झूठ ज्यादा देर नहीं टिक पाया, क्योंकि ईरान ने तुरंत ही उनके दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। क्षेत्र में लागू युद्ध विराम को आगे बढ़ाने को लेकर ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि हम किसी भी तरह के अस्थायी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। संघर्ष का ये चक्र यहाँ हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। अमेरिका और इजरायल की कार्रवाइयों ने वैश्विक व्यापार और व्यापक अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यानी ईरान अब भी अपनी शर्तों पर कायम है। वैसे इस दौरान अमेरिका ने जरूर उसकी एक और शर्त को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में 10 दिनों के सीजफायर की घोषणा कर दी है। यानी अब बातचीत के लिए केवल 2 मुद्दे अहम रह जाते हैं। पहला यूरेनियम संवर्धन और दूसरा हॉर्मुज पर नियंत्रण। पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान से लौट चुका है। हालांकि पहले तो वो सीधे वॉशिंगटन जाने वाला था, लेकिन अब वो इस्लामाबाद लौट गए हैं, जिसके बाद वार्ता को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। फ्रांस और ब्रिटेन भी 40 देशों की बैठक की मेजबानी कर रहे हैं ताकि इस संकट का हल निकाला जा सके। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बात होगी और क्या इस बार कोई सहमति बन पाएगी। ईरान ने ट्रंप के दावों की पोल खोल दी है तो सीएम ममता बनर्जी ने भी बंगाल में बीजेपी की साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल कोलकाता में टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और बेशर्मी की राजनीति करार दिया, जिससे बंगाल का चुनावी दंगल और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। 17 अप्रैल की सुबह कोलकाता में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। विभाग ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज बिहारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार देवाशीष कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग के अधिकारियों ने सुबह करीब 6 बजे दक्षिण कोलकाता के मनोहर पुकुर रोड स्थित देवाशीष कुमार के आवास और कार्यालय पर एक साथ दस्तक दी। गौरतलब है कि देवाशीष कुमार पहले भी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर रही हैं और ईडी उन्हें कई बार तलब कर चुका है। चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई को टीएमसी ने राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। इस छापेमारी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार की एक जनसभा में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जितनी भी साजिश रच ले, उसे हार का सामना करना ही होगा। हमारे पार्टी कार्यालय और उम्मीदवारों के घरों पर छापेमारी की जा रही है। ये एक बेशर्म पार्टी है। सीएम ममता ने प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर बंगाल के विकास पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए तीखे लहजे में कहा कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन ये पद आपके पास लंबे समय तक नहीं रहने वाला। जब तक आप वहाँ हैं, कृपया कम झूठ बोलें। एक तरफ जहाँ छापेमारी को लेकर जुबानी जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमताबाद निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में एक रोड शो किया। कांग्रेस ने भी बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है। चुनावी शोर के बीच बंगाल की सियासत गरमाई हुई है तो बिहार की सियासत में भी तूफान आने वाला है। सीएम पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर जेडीयू नेताओं में नाराजगी है। वो सम्राट चौधरी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर अपनाने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है और अब जो कदम उन्होंने उठाया है उसके बाद कहा यह जा रहा है कि बिहार में खेल अभी बाकी है। तो क्या नीतीश देंगे बीजेपी को झटका? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में भूचाल आने वाला है। नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने के बाद अब बड़ा खेला करने की तैयारी में है। 20 अप्रैल को उन्होंने जेडीयू विधायक दल की बैठक पटना में बुला ली है। दरअसल 15 अप्रैल को सम्राट सरकार के गठन के दिन जदयू ने अपने विधायक दल की बैठक टाल दी थी, लेकिन अब अचानक से नीतीश कुमार के आवास 7 सर्कुलर रोड पर फिर से जेडीयू की बैठक बुला ली गई है। जेडीयू के विधायकों को 20 अप्रैल को पटना में हाजिर रहने को कहा गया है। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही और नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद के इस घटनाक्रम को अहम माना जा रहा है। 20 अप्रैल को होने वाली इस बैठक का एजेंडा आधिकारिक तौर पर पार्टी की मजबूती बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने की खबर कुछ और ही है।
चर्चा चल पड़ी है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं। इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला कयास ये है कि बिहार में अभी सिर्फ सम्राट चौधरी जो कि सीएम हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसे में विभागों के बंटवारे के लिए कैबिनेट विस्तार होना तय है। कहा जा रहा है कि जेडीयू ने मंत्रिमंडल विस्तार में अपने कोटे के मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए ये बैठक बुलाई है। हालांकि पुष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन अंदर खाने खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं चाहते जब तक कि 5 राज्यों में चल रहे चुनाव के नतीजे नहीं आते। इन चुनावों में बीजेपी के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कि बिहार में एनडीए गठबंधन का भविष्य क्या होगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कभी भी पलटी मारने के लिए मशहूर हैं, वो एक बार फिर पलटी मारने का विचार कर रहे हैं। इसलिए इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी कि कैसे बीजेपी पर दबाव बनाना है। अगर बीजेपी 5 राज्य हार जाती है या फिर किसी एक ही राज्य में जीतती है तो नीतीश कुमार अपनी पसंद के मंत्रालय लेने का दबाव बीजेपी पर बनाएंगे। अगर बीजेपी ने नीतीश की बात नहीं मानी तो नीतीश पलटी मारने में देरी नहीं करेंगे। यानी पटना में जुटने वाले जेडीयू के ये विधायक सिर्फ हाजिरी लगाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो बिहार की आने वाली राजनीति की पटकथा लिखने आ रहे हैं और इस पटकथा में बीजेपी के लिए चुनौतियां ही चुनौतियां नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खेल करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है और साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एक बार फिर कानूनी कार्रवाई की खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये पूरा मामला उनकी कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ा है। दरअसल ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की थी। इससे पहले लखनऊ की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। निचली अदालत का तर्क था कि वो नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर फैसला लेने के लिए सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अब साफ किया कि राहुल गांधी पर लगे आरोप जांच का विषय है। राज्य सरकार या तो खुद इस मामले की जांच करे या इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को रेफर करे। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून और पासपोर्ट एक्ट के उल्लंघन जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ इस अदालती आदेश के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और समूचा विपक्ष इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बता रहा है। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी को परेशान करने और उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। गौरतलब है कि ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब राहुल गांधी संसद में मोदी सरकार पर काफी आक्रामक है। हाल ही में संसद के विस्तारित सत्र के दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी की। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के कारण ही राहुल गांधी को इस तरह के पुराने मामलों में उलझाया जा रहा है। अब सबकी नजरें जांच की दिशा और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिशों में जुटी हुई है और इसकी वजह भी है क्योंकि राहुल के सवाल उस पर भारी पड़ जाते हैं। संसद में सरकार की तरफ से पेश बिलों पर चर्चा के दौरान भी राहुल ने मोदी सरकार पर तीखे हमले बोले। यहां तक कि राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखा गया। उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इसके बावजूद मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण चुनाव जीत गए। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला आरक्षण और परिसीमन पर जारी संसद के विस्तारित सत्र के दौरान राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव संपन्न हुआ, जहां तीसरी बार हरिवंश नारायण सिंह निर्विरोध चुने गए। जैसा आप जानते हैं कि हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया था। ऐसे में वो राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुने जाने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। उनके उपसभापति बनने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार उपसभापति चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि सदन को आप पर कितना गहरा भरोसा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उपसभापति का ये नया कार्यकाल भी उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नवनिर्वाचित उपसभापति को शुभकामनाएं दी और कहा, सर आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस सदन में हमारे डिप्टी चेयरमैन का जो चुनाव हुआ उनका अभिनंदन करने के लिए मौका मिला। उपसभापति महोदय, इस प्रतिष्ठित पद पर आपको तीसरे काल के लिए मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं।
हरिवंश को शुभकामनाएं देने के साथ ही खरगे ने पिछले 7 साल से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के खाली पड़े पद का मुद्दा भी उठाया। खरगे ने कहा कि हमें इस बात से तकलीफ है कि लोकसभा में 2019 से ही डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, जो संविधान की भावनाओं के विपरीत है। लेकिन पिछले 7 साल से एक डिप्टी स्पीकर नहीं चुन पा रहे। हम उपसभापति महोदय से उम्मीद करते हैं कि वो विपक्ष का ध्यान रखेंगे और सदन में उन्हें पर्याप्त समय देंगे। मैं विपक्ष की तरफ से आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद पिछले 7 साल से खाली है, जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली रखा है, जो संसदीय इतिहास में पहली बार है। इसी तरह राष्ट्रपति की तरफ से नामित किसी सदस्य को उपसभापति बनाने की प्रक्रिया पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे और चुनाव का बहिष्कार किया था। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में हरिवंश का तीसरा कार्यकाल कैसा रहता है। तो नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर भी बनी हुई हैं। कोर्ट में महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद पर 5वें दिन सुनवाई हुई। कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें रखी, वहीं अदालत की तरफ से भी अहम टिप्पणी की गई। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। 9 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर विस्तार से दलीलें सुन रही है। इसी कड़ी में 17 अप्रैल को भी सुनवाई हुई, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक नैतिकता के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। अब याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील राजीव धवन ने समय के साथ आस्था में बदलाव की जरूरत बताई। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक परंपरा को स्थायी मान लेना सही नहीं है। समाज जैसे जैसे बदलता है, वैसे वैसे उसकी मान्यताएं भी बदलती हैं। अगर कानून समाज से कटकर बनेगा तो उसका असर सीमित रह जाएगा। सामाजिक सुधार तभी सफल होता है जब लोग उसे स्वीकार करें, वरना बहस मूल मुद्दे से भटक सकती है। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने सवाल किया कि अगर आपकी दलील मान ली जाए तो अन्य प्रावधानों के अधीन होने की शर्त के कारण व्यक्ति पर लागू होने वाली अधीनता और साथ ही आर्टिकल 25(2)B के तहत विधायिका की सक्षम कार्य शक्तियों से संबंधित सुरक्षा, ये सभी बातें निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि तब कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 26(2) के तहत किसी संस्था के माध्यम से उन्हीं अधिकारों का दावा कर सकेगा। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान समाज में सुधार की जरूरत बताई है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता लगातार ये कह रहे हैं कि अदालत को किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि ये विवाद 1991 में शुरू हुआ था, जब केरल हाईकोर्ट ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए हटा दिया। इसके बाद भारी विरोध और पुनर्विचार याचिकाएं दायर हुई, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है और अंतिम फैसला कब आएगा इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने अपना अवार्ड, जो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर में 100 लोगों के नामों की सूची छापी है। उन दुनिया के 100 लोगों में जो नामी भी हैं और ताकतवर भी हैं, उनके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसका दुख सबसे ज़्यादा शायद उन लोगों को होगा जो उनके लिए जब जब कहा उन्होंने थाली बजाकर उनके स्वागत में, उनके समर्थन में खड़े रहे। अपने देश का, अपने जनता के गाड़ी कमाई का करोड़ों 100 रुपया उनके प्रचार पर और उनकी विदेश यात्राओं पर खर्च होने के बावजूद भी वो भक्त उनका समर्थन करते रहे, उनकी तारीफ करते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको विश्व गुरु बनाकर जब ये दर्जा दिया गया है तो उनको कम से कम टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर में तो उनको शामिल किया जाता, क्योंकि वो नामी भी हैं और ताकतवर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।